ठीक है, तो थोड़ा सा एपीआई के बारे में आज और देखते हैं कि एपीआई बेसिकली दिखती कैसे। हमने वो सिर्फ क्या किया था, कॉपी करके ला लिया था ये, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता वो क्या है, हमें बस इतना पता है इट इज़ अ HTTP रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे HTTP लगा हुआ है। और HTTP रिक्वेस्ट मतलब जो प्रोटोकॉल चलता है इंटरनेट पे HTTP, तो उसके थ्रू ये चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। ठीक है, तो ये एपीआई, इसको अगर समझना है एपीआई में क्या क्या चीज़ें होती है, उसके पार्ट्स क्या क्या है, वो आज देखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एपीआई। तो अब एपीआई देखोगे तो बहुत से टाइप की एपीआईज मिलेंगे आपको, जब मतलब कंपनीज में हम काम करते हैं तो वहाँ पे डेवलपर्स हमें देते हैं कि ये एपीआई है, आपको इसको टेस्ट करना है। अभी एपीआई टेस्ट करना है तो ये एक यूआरएल के फॉर्म में ही आएगी, जो ऐसा है ये वाला, ये एक बेसिक फॉर्म है इसका। इसके वेरिएशन आएंगे अलग अलग, तो पहले यही वाला वेरिएशन लेते हैं। ये जो वेरिएशन है इसे हम बोलते हैं सिंपल एपीआई विथ डोमेन एंड रिसोर्स पाथ। ठीक है, ये एक सबसे बेसिक एपीआई है जिसके अंदर क्या रहेगा, एक डोमेन रहेगा और रिसोर्स पाथ रहेगा। अब डोमेन क्या होता है, रिसोर्स पाथ क्या होता है, वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो HTTP है या HTTPS है, अच्छा HTTP का मतलब वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें अगर S लगा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिक्योर। जो वेबसाइट होती है वो सिक्योर रहती है, मतलब सिक्योर का एक सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेशन होता है वहाँ पे। मतलब उस पर अटैक जो होते हैं वायरस के या फिर हैकर्स के, वो मिनिमम हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। मतलब वहाँ पे आप अपना डेटा वगैरह जो शेयर कर रहे हो या वहाँ से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो वो सिक्योर है, आप कर सकते हो, वहाँ वायरस आपको नहीं मिलेगा या हैकिंग के अटैक कम मिल सकते हैं, मिनिमम मिल सकते हैं। कोई वेबसाइट आपको ऐसे मिलती है सिर्फ HTTP, तो वो सिक्योर नहीं होती, वहाँ चांसेस है कि आप हैक हो जाओगे या वहाँ से आपको बहुत से वायरस मिल जाएंगे जो आपके फाइल को करप्ट कर देंगे। तो ट्राई करो जब भी कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, HTTPS होना चाहिए। सिमिलरली जो एपीआई आप यूज़ कर रहे हो या कहीं से फ्री वाली एपीआई हमने निकाला है तो वो भी क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। हमें बचना है ना वायरस और अटैक से, तो ये कर सकते हैं। तो जो HTTPS है या HTTP है, ये वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी हमने देख लिया, प्रोटोकॉल है। इसके बाद डबल स्लैश के बाद से आपको ये दिख रहा होगा api.publicaps.org। इतना पार्ट जो होता है इससे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है डबल स्लैश के बाद से और जो सिंगल स्लैश दिखेगा उसके बीच में जो भी डेटा आपको दिखेगा ये चेंज होते रहेगा। ये हर कंपनी का और हर एपीआई का चेंज होता है। अब हम फ्री वाली एपीआई यूज़ कर रहे हैं तो ये है, गूगल की एपीआई अलग रहेगी, किसी और जगह की कुछ और रहेगी, तो ऐसे डोमेन चेंज होते रहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। डोमेन के बाद अगेन यहाँ पे सिंगल स्लैश है, सिंगल स्लैश के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रीज, और ये अगेन एंट्रीज कुछ भी हो सकती है। ये है रिसोर्स पाथ। समझाता हूँ क्या चीज़ है, पहले बस ये समझ लो। HTTP पहला वाला पार्ट प्रोटोकॉल, डबल स्लैश और सिंगल स्लैश, इनके बीच में जो भी पार्ट रहता है वो होता है डोमेन। सिंगल स्लैश के बाद जो भी चीज़ें चलेगी वो क्या रहेगा, रिसोर्स पाथ। अब डोमेन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। हर कंपनी की जो वेबसाइट होती है वो होती है ना www.abcd.com, है ना, google.com, अपना जो है imtestacademy.com। तो ये जो पार्ट रहता है वेबसाइट का, हम जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ऐसे उसका URL एंटर करते हैं www.google.com। तो ये जो पार्ट है इससे बेसिकली हम बोलते हैं डोमेन, उस वेबसाइट का डोमेन या फिर उस एपीआई का डोमेन बोल सकते हो। एपीआई क्या है मैंने पहले ही बताया, इट इज़ अ यूआरएल, है ना, एक यूआरएल के फॉर्म में रहता है। तो जो वेबसाइट का यूआरएल होता है उसमें भी क्या रहता है, एक डोमेन होता है। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। तो डोमेन अगर बोला जाए एपीआई का तो ये बोल सकते हो एक डेटाबेस है बहुत बड़ा, और डेटाबेस का नेम है, क्या नेम है उसका, डोमेन। जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा, एक बड़ा डेटाबेस का नेम रहेगा। अब इतना समझते हैं। इसके एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइब्रेरी। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो डायरेक्टली आप ये तो नहीं बोलोगे कि वो बुक है, वो बुक मुझे लेना है। आप कैसे बताओगे, सबसे पहले तो आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी को अभी समझ लेते हैं हम, इट इज़ अ डोमेन। इतना क्लियर। नेक्स्ट, लाइब्रेरी में जब जाओगे आप तो वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बुक चाहिए लिक्विड गैस, इस बारे में कोई वो चाहिए, मुझे बुक चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जाके मुझे बुक तो नहीं मिल जाएगी रखी हुई, या कहीं पे नाम तो नहीं लिखा होगा सीधा कि ये इट इज़ अ लिक्विड गैस के बारे में कोई बुक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले बताना पड़ेगा लाइब्रेरी में
कि मुझे साइंस के सेक्शन में जाना है ना। साइंस के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे फिर क्या मिलेंगे आपको, बहुत से कॉलम मिलेंगे। तो उस कॉलम में जाओगे देन आपको क्या मिलेगा, आपकी पर्टिकुलर बुक मिलेगी। ऐसे ही होता है। आप सबसे पहले क्या करते हो, लाइब्रेरी में जाते हो। तो लाइब्रेरी हो गया आपका डोमेन। लाइब्रेरी के अंदर आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्शन है। मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, ज्योग्राफी का होगा, इंजीनियरिंग का होगा, अलग अलग होगा। तो आप हर सेक्शन में जाके बुक को ढूंढोगे नहीं। कहाँ जाओगे, डायरेक्टली साइंस वाले में जाओगे। तो हम जब लाइब्रेरी के अंदर अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड जो बुक्स है वहाँ जा रहे हैं, अलग अलग सेक्शन में जा रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं रिसोर्स पाथ। मतलब हमारा जो बुक है, लिक्विड गैस जो मैंने बोला बुक मुझे चाहिए, उसको हम बोल सकते हैं रिसोर्स। अभी रिसोर्स कहाँ पे रखा हुआ है उसका हम पाथ बता रहे हैं। पाथ कैसे बता रहे हो, सबसे पहले लाइब्रेरी बता रहे हो। लाइब्रेरी के अंदर क्या बता रहे हो, इट इज़ अ साइंस। ठीक है, यहाँ बनाई देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर कहाँ जाना है मुझे, साइंस, ये वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, अब साइंस के सेक्शन में तो आ गए, वहाँ पे भी अलग अलग कॉलम्स बने हुए। कैसे कॉलम बने हुए, मटेरियल के ऊपर, लिक्विड मटेरियल, गैस मटेरियल और सॉलिड मटेरियल, है ना। 3 ऐसे वहाँ पे कॉलम बने हुए। तो मुझे क्या करना है, हर कॉलम में ढूंढना पड़ेगा क्या, नहीं। मुझे बुक किस में चाहिए, गैस रिलेटेड चाहिए, या लिक्विड गैस जो होती है जो बोलते हैं ना उसमें चाहिए। तो मैं डायरेक्टली कहाँ जा सकता हूँ, लिक्विड वाले सेक्शन में या फिर गैस वाले सेक्शन में, जो भी बोल सकते हो, वहाँ जाना चाहते हो। तो हम सबसे पहले लाइब्रेरी में गए, साइंस के सेक्शन में गए, देन लिक्विड वाले कॉलम में गए या सेक्शन में गए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर अपना रिसोर्स ढूंढ रहे हैं या पर्टिकुलर एक डेटा ढूंढ रहे हैं डेटाबेस में या लाइब्रेरी में। तो हम उसके लिए पाथ बताते हैं, ऐसे होता है। तो जो पाथ आप बता रहे हो, कहाँ जाना है, कहाँ पे आपको डेटा मिलेगा, उसे ही बोलते हैं रिसोर्स पाथ। क्लियर हो गया इतना। तो जो लाइब्रेरी थी उसे हम क्या बोल सकते हो, डोमेन, क्योंकि वो पूरा एक कलेक्टिवली एक मतलब सारा डेटा वहाँ पे रखा हुआ है। उसके अंदर अलग अलग सेक्शन है, उस सेक्शन में जाना है और हमें अपना रिसोर्स ढूंढना है, तो उसी को बोलते हैं रिसोर्स पाथ। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डोमेन है पब्लिक एपीआईज का। डोमेन है मतलब इसके अंदर बहुत सारी पब्लिक एपीआईज होगी, बहुत सी टाइप की होगी, हमें नहीं पता क्या क्या है। उनमें से हमें कौन सा सेक्शन में जाना है, एंट्रीज वाले सेक्शन में जाना है। हमें सारी एपीआईज नहीं चाहिए, हमें कौन सी एपीआई चाहिए, ऐसी एपीआई चाहिए जो एंट्रीज को स्टोर करके रखी। इसलिए हमने क्या किया, एक डोमेन लिया और उसका रिसोर्स पाथ ले लिया, बस। ऐसे ही यहाँ पे देखोगे लाइब्रेरी डोमेन है तो हम सिर्फ साइंस तक जाते हैं, लिक्विड तक नहीं जाते, है ना। तो अगर मैं यहाँ से लाइब्रेरी में से सिर्फ साइंस तक जाऊँगा तो मुझे कौन सा डेटा मिलेगा, सारा साइंस का डेटा मिलेगा। और सारा साइंस का डेटा बहुत सारा हो सकता है। ऐसे यहाँ पे भी पब्लिक एपीआईज के अंदर मैं एंट्रीज के सेक्शन में जाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एंट्रीज के रिलेटेड जितना डेटा होगा सारा मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और, लाइब्रेरी ये डोमेन है, इसके अंदर मैं जाता हूँ मैथ्स के सेक्शन में, तो मुझे क्या मिलेगा, मैथ्स के रिलेटेड जितनी बुक्स है सारी मिल जाएगी। मुझे मैथ्स के अंदर सिर्फ छोटा पार्ट जो होता है जैसे अरिथमेटिक, है ना, ये ले लिया। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मैथ्स के अंदर भी बहुत से टाइप्स है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अरिथमेटिक वाला डेटा ही चाहिए। तो मुझे मैथ्स का सारा डेटा नहीं मिलेगा यहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा डेटा मिलेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ देखना, एक लाइब्रेरी के अंदर एक सेक्शन, इसमें हम जा रहे हैं, यहाँ पे हम सेक्शन के अंदर दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमें सारा डेटा मिल जाएगा साइंस के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मैथ्स का डेटा तो मिलेगा लेकिन सारा डेटा नहीं चाहिए, अरिथमेटिक का ही डेटा चाहिए। तो ये भी रिसोर्स पाथ हुआ। ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो सिंगल रिसोर्स पाथ और इसको बोल सकते हो मल्टीपल। तो एक जो रहेगा सिंगल रहेगा और एक रहेगा मल्टीपल, मतलब सेक्शन के अंदर सेक्शन हो सकते हैं अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे बनती है एक सिंपल एपीआई विथ डोमेन एंड रिसोर्स पाथ। अभी अगर मैं इतना ही रन करता हूँ पोस्टमैन में, ये वाला एंट्रीज वाला, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, क्या बोल सकते हो, एंड देखो ये वैभव को आया था एरर टू मैनी रिक्वेस्ट। ये क्यों आता है, क्योंकि ये फ्री एपीआईज है और बहुत से लोग इसको यूज़ कर रहे होंगे। जब बहुत से लोग एक साथ ऐसे एपीआई यूज़ करते हैं तो फेलियर आता है, थोड़ा रुक के करोगे ना चल जाती है। चल गया। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारा एपीआई का, जिसके अंदर क्या रहेगा, डोमेन एंड रिसोर्स पाथ। तो अगर मैं ये एपीआई यूज़ करता हूँ तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, डेटाबेस से क्या चाह रहे हैं, हम तो पहले गेट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, हम डेटा चाहिए। क्या डेटा चाहिए, इस डोमेन पे जाओ, इस एंट्रीज वाले सेक्शन में जाओ,
और इस सेक्शन में जो भी डेटा रहेगा वो सारा ला के दो। मतलब समझे एपीआई का? ऐसे पढ़ते हैं इसको। डोमेन पे जाओ इस वाले, इसके अंदर जो एंट्रीज वाला सेक्शन है उसका सारा डेटा ला के दो। तो जो भी रिस्पॉन्स आया है वो रहेगा एंट्रीज के अंदर, जो भी डेटा रहेगा वो सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स अभी समझेगा नहीं, अब सिर्फ इतना देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ एंट्रीज, ये एंट्रीज का ही पूरा डेटा यहाँ पे है ना। इसको भी पढ़ना बताऊंगा कैसे करते। एक काउंट जो आया है, काउंट का मतलब क्या है, और ये डेटा जो दिख रहा है कैसे इसको रीड करते हैं वो सब देखेंगे। तो ये पहले टाइप का एपीआई हुआ। देखो ये दो एपीआईज का जो बताया था मैंने, मल्टीपल, ये मल्टीपल हो सकते हैं। इसके बाद भी स्लैश लगाओगे ABCD, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे एक डोमेन है और रिसोर्स पाथ दो है, और दो रिसोर्स पाथ मतलब समझ गया, उस सेक्शन के अंदर अलग से सेक्शन दूसरा वाला। थर्ड चीज आती है क्वेश्चन मार्क लगेगा किसके बाद? रिसोर्स पाथ के बाद। और यहाँ पे रहेगा A इक्वल टू B। ये A और B मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, सिर्फ बताने के लिए। यहाँ तक हमें समझ गया था रिसोर्स पाथ तक। रिसोर्स पाथ के बाद जब भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है और उसके बाद आपको ऐसे वैल्यू मिलेगी, इसे हम बोलते हैं क्वेरी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर, या फिर सिंपल बोलते हैं क्वेरी। तो क्वेरी देखो कैसे मिल रहा है, A इक्वल टू B। ठीक है, तो क्वेरी ऐसे रहेगी A इक्वल टू B। इसका मतलब हम एक क्वेरी कर रहे हैं, A नाम की क्वेरी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है B। ये चीज़ हमने कहाँ देखा था? एट्रीब्यूट के अंदर देखा था, सेलेनियम जब पढ़ रहे थे। हम एट्रीब्यूट लेते थे और एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाती थी, है ना। गेट एट्रीब्यूट जो करते थे तो क्या होता था, एट्रीब्यूट का नाम दो और वो एट्रीब्यूट की वैल्यू ला के देगा। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए, ये क्वेरी समझो। जब ए की क्वेरी हम बी ऐसे देते हैं तो बी रिलेटेड डेटा जो भी रहेगा वो हमें आके मिल जाएगा सर्वर से। ये एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर फिर से। सबसे पहले डोमेन है मेरा लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर साइंस, ये क्या है मेरा? सेक्शन 1। इसके बाद लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ लेता हूँ बुक इक्वल टू क्या लिया था हमने, लिक्विड साइंस, ऐसा ले लेते, लिक्विड साइंस। तो क्वेश्चन मार्क इसलिए रहता है क्योंकि साइंस के अंदर बहुत सारा डेटा है ना, हजारों लाखों वहाँ पे बुक्स होंगी। हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, सारा डेटा पढ़ के क्या मतलब, हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए जो कि क्या रहेगा, लिक्विड साइंस, ये डेटा चाहिए। तो हमें एपीआई में कैसे बताना पड़ेगा या लाइब्रेरी में कैसे बताना पड़ेगा? साइंस के सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे कौन सी बुक ढूंढोगे जिसका नाम लिक्विड साइंस हो, ऐसे ढूंढोगे। ऐसी एपीएस के अंदर होता है। एंट्रीज का डेटा बहुत सारा है, आपको सारा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर एक या दो डेटा चाहिए, या कुछ वैल्यू है उसके रिलेटेड ही डेटा चाहिए। तो अगर मैं चाहता हूँ ऐसी बुक चाहिए जो कि लिक्विड साइंस हो, तो आप ऐसे क्वेरी दे सकते हो, इसे हम बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। एपीआई विथ क्वेरी पैरामीटर। तो एक एपीआई जो सिर्फ रिसोर्स पाथ तक रहेगी, दूसरी एपीआई जिसमें दो रिसोर्स पाथ हो सकते हैं, तीसरी एपीआई जिसके अंदर रिसोर्स पाथ तो रहेगा, साथ में क्वेरी पैरामीटर्स रहेंगे। समझ गए इतना? तो इस टाइप से हमारी एपीआई बनती है। तो बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं, डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं। अगर एंट्रीज तक आप लोगे इतना, तो ये क्या करेगा, जितनी एंट्रीज है सारा ला के दे देगा, मुझे उतना नहीं चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्वेरी पैरामीटर लगा दिया एक। अब ये क्या करेगा, इस क्वेरी पैरामीटर के अकॉर्डिंग ही आपको डेटा ला के देगा। हम जब शॉपिंग वगैरह करते हैं तो फिल्टर लगाते हैं ना, प्राइस का फिल्टर, कलर का फिल्टर, या फिर रिव्यू का फिल्टर। अगर मैंने लगा दिया रिव्यू का फिल्टर, तो वहाँ पे मैंने दे दिया 4+ अगर रेटिंग है किसी प्रोडक्ट की, तो वही प्रोडक्ट मुझे दिखना चाहिए। करते ना हम ये चीज़। तो जैसे ही मैंने फ़िल्टर लगाया 4+ स्टार वाली या 4+ रेटिंग वाली, तो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेंगे वो क्या रहेंगे, ओनली फॉर 4 स्टार रेटिंग वाले। उसके नीचे के मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मेरा डेटा क्या हो गया, सॉर्ट हो गया। मैं जिस प्रोडक्ट को या जिस वैल्यू को टारगेट करना चाहता हूँ वही डेटा मुझे मिल रहा है। अगर मैं क्वेरी पैरामीटर लगाता ही नहीं और मैं सारे प्रोडक्ट की लिस्ट देखता, तो क्या होता है, जितने भी प्रोडक्ट है जिसकी 1 स्टार रेटिंग भी होती या 5 स्टार रेटिंग भी होती, वो सारा मुझे मिल जाता। तो वहाँ पे मुझे ढूंढने में इशू जाता है। ठीक है, यही रीज़न है कि हम क्या करते हैं, क्वेरी पैरामीटर ऐसे लगाते हैं, या फिर हम फिल्टर लगाते हैं जब प्रोडक्ट वगैरह खरीदते हैं। तो सेम चीज़ एपीआई में भी फॉलो होती है। आपको सारा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए, क्वेरी पैरामीटर लगा दो। समझ गया? ऐसे ही
अगर मुझे लिक्विड साइंस तो चाहिए, अगर मुझे 2 क्वेरी पैरामीटर लगाना है तो 2 क्वेरी पैरामीटर कैसे लगेगा, यहाँ पे लगेगा n%, ऐसे q इक्वल टू p, ऐसे लगा सकते हो। अब जितनी बार क्वेरी लगाना है ऐसे लगा सकते हो, x इक्वल टू y। मल्टीपल क्वेरी आप लगा सकते हो, या मल्टीपल क्वेरी सेम फिल्टर के जैसे ही बता सकते हो आप। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि सिर्फ ब्लू कलर में चाहिए, तो पहली क्वेरी क्या हो गई, कलर इक्वल टू ब्लू। रेटिंग आपको क्या चाहिए, 4 रेटिंग। और प्राइस क्या चाहिए, 2000। अभी क्लियर हुआ, जो फिल्टर हम लगाते हैं ना प्रोडक्ट के लिए, वही सेम फिल्टर हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अब मुझे जो डेटा मिलेगा एंट्रीज के अंदर वो क्या मिलेगा, ब्लू कलर का ही डेटा मिलेगा, जिसकी रेटिंग 4 है वही मिलेगा, और जो 2000 का प्राइस है वही मिलेगा, सारा डेटा नहीं मिलेगा। तो जैसे मल्टीपल यहाँ पे क्वेरी रिसोर्स पाथ होते थे, वैसे ही मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर भी लगा सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है कि हमें पर्टिकुलर डेटा ही मिले, सारा डेटा ना मिले। तो ये फर्स्ट एपीआई थी जो हमने देखा था, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ रिसोर्स पाथ, एक डोमेन और रिसोर्स पाथ। ये एपीआई कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट। अभी अगेन मैं इसको रन करता हूँ, वही डेटा मुझे मिलेगा। रिस्पॉन्स के अंदर ये एंट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंट्रीज के अंदर जितना डेटा है वो सारा डेटा आ रहा है। तो सारा डेटा आ रहा है, देखो हर एपीआई का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता, बट इसको समझने के लिए देख लो, ये लोगों ने काउंट ऐसे बता दिया। तो काउंट बता दिया मतलब जो डेटा है उसका काउंट कितना है, 1427। इतना बड़ा डेटा इसने ला के दिया, ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा है। तो मुझे सारे डेटा से काम नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन यहाँ पे एक रिसोर्स पाथ लगा सकता हूँ, बट ये एपीआई आई गेस रिसोर्स पाथ सपोर्ट नहीं करती। एक बार चेक कर लेते हैं, फ्री एपीआई फॉर टेस्टिंग, पब्लिक एपीआईज फैक्ट। देखो ये दिख रहा है, ये वाली एपीआई, इसको लेते हैं। इसके अंदर देखो मल्टीपल रिसोर्स पाथ है। ये coindesk.com, ये कितना है, एक क्या है, डोमेन। V1 क्या है इसका, रिसोर्स पाथ। उसके अंदर भी बीपीआई है, बीपीआई के अंदर क्या है, करंट प्राइस है, और करंट प्राइस डॉट जेसन लगा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको सेंड करते हैं। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा है, इसको चेंज कर सकते हो जेसन में, आ गया जेसन में ये रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमने सिंगल रिसोर्स पाथ लिया था, तो उससे रिलेटेड डेटा आया। यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल लिया। अब क्या करते हैं, जो लास्ट वाला ना इसको हटा देते हैं, सिर्फ बीपीआई तक रखते हैं। इसको देखते हैं अभी। अच्छा, नॉट फाउंड, इनका डेटा ही नहीं है। ओके, इनका डेटा ही नहीं है वैसे। करंट प्राइस, तो ये देख के आप बता सकते हो, हम ये डोमेन के अंदर V1 के अंदर गए, उसमें बीपीआई का जो डेटा है वो लेके आए, और बीपीआई के अंदर भी क्या, कौन सा डेटा चाहिए मुझे, करंट प्राइस का ही डेटा चाहिए। और भी डेटा हो सकता है, हमें सारा नहीं चाहिए, हम ऐसा लेके आ सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बारे में कल बात किए थे, जो भी एपीआई है उसका मोस्टली रिस्पॉन्स जेसन में ही आता है। और ये वाली एपीआई देखोगे जेसन नहीं लगा है, बट यहाँ पे लगा हुआ है। तो कुछ एपीआईज होती है जिसमें अलग से लगाना पड़ता है कि किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो अगर मैं जेसन यहाँ से हटा देता हूँ और इसको सेव करके रन करते हूँ, इसने नॉट फाउंड दे दिया। क्यों नॉट फाउंड दिया, क्योंकि जो इनकी एपीआईज है ये विदाउट डॉट जेसन से सपोर्ट नहीं कर रही, आपको लगाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो कुछ एपीआईज ऐसी भी होती है जहाँ आपको लगाना पड़ता है, कुछ एपीआईज होती है जहाँ पे आपको XML ऐसे लिखना पड़ता है। नॉट फाउंड आ रहा है मतलब ये XML भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, .txt ये भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि आपको लगाना पड़ता है, और ये सब आपको कौन बताएगा, आपके डेवलपर्स बताएंगे, ठीक है। हमें नहीं पता ना उसमें क्या लगने वाला है, ऐसे। तो अलग अलग टाइप की एपीआईज होती है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखना, क्लियर है तक। थर्ड एपीआई देखते हैं जिसमें पैरामीटर्स होता है। तो जो ये एपीआई थी फर्स्ट वाली, इसी को यूज़ करेंगे पैरामीटर में। ऐड रिक्वेस्ट, और याद रखना हर बार कुछ भी एडिट करते हो सेव कर लो। नया रिक्वेस्ट लेते हैं, इसमें लगाना है मुझे क्वेरी। तो क्वेरी लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क,
क्वेश्चन मार्क जैसे ही आप लगाते हो तो ये पैरम्स वाला जो टैब है वो एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आप क्वेरी डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। अगर मैंने लिखा ए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा ए इक्वल टू, जैसे मैंने बी लिखा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ए इक्वल टू बी बेसिकली ये की एंड वैल्यू इसके पेयर में काम करता है। ठीक है, की एंड वैल्यू के पेयर में काम करता है। तो आपको चाहिए एक डेटा, कौन सा डेटा चाहिए उसको की में लिख दो। मतलब उसका बताना है कि कौन सा टाइप का डेटा मुझे चाहिए, तो की एंड वैल्यू कैसे पेयर में लिखना पड़ता है इसको। ठीक है, यहाँ पे आते हैं पहले ही पेज में। तो एंट्रीज के अंदर देखोगे ये कैटेगरी आपको दिख रही है। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है इसको, रिस्पॉन्स को सिर्फ मैं बता रहा हूँ। कैटेगरी देखोगे इक्वल टू एनिमल है, सारा ही एनिमल दिख रहा है। ओके, एंटी मालवेयर भी है, आर्ट एंड डिजाइन है, ब्लॉकचेन है। ये सेम उसके जैसा है। मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ और लाइब्रेरी में मुझे अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। मैथ्स का सेक्शन, ज्योग्राफी का और साइंस का अलग अलग है। अब मुझे कहाँ जाना था, मुझे साइंस के सेक्शन में जाना था, दूसरे सेक्शन में नहीं जाना है। तो फालतू का मुझे डेटा कितना सारा दिख रहा है, यहाँ पे काउंट देख लो आप, 1427। इतने सारे सेक्शन का मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे ऐसा डेटा मिले जिसकी कैटेगरी सिर्फ एनिमल हो। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ऐसी कैटेगरी मिले जिसका डेटा सिर्फ एनिमल रहे, दूसरा ना रहे। क्योंकि यहाँ देखोगे हर कैटेगरी का डेटा बहुत सारा अलग अलग है, कैटेगरी वेदर भी है। तो इतना ज़्यादा डेटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एनिमल वाला डेटा ही चाहिए। तो इसके लिए क्वेरी क्या लगा सकते हैं, मुझे ऐसा कैटेगरी दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो मुझे ऐसा कैटेगरी दो जिसकी वैल्यू क्या रहे, एनिमल्स। ठीक है, ऐसी कैटेगरी दो जिसकी वैल्यू क्या रहे, एनिमल्स रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगा दिया एक क्वेरी पैरामीटर। इसको सेव करते हैं, सेंड करते हैं। हमारा जो पहला एपीआई था सिर्फ एंट्रीज तक, तो उसने लाके दिया था 1427, इतने सारे रिजल्ट। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए जिसकी कैटेगरी एंटी मालवेयर यही होना चाहिए। तो देखो अभी काउंट कितना हो गया, सिर्फ 15। प्रूफ करना है, कैटेगरी को कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, ये आ गया। 15 जगह पे क्या है, कैटेगरी है, बस एंटर करते जाओ, देखते जाओ, सारी जगह पे एंटी मालवेयर ही होगा। है एंटी मालवेयर। अगर यहाँ पे एंटी मालवेयर की जगह कुछ और दिख जाता, इसका मतलब जो एपीआई का रिस्पॉन्स आया है वो क्या है, गलत है। तो जो हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं ना, एपीआई टेस्टिंग में ये चेक करते हैं कि हम जो डेटा मांग रहे थे सर्वर से, उसने वही डेटा लाया या नहीं लाया। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग ऐसे होती है। पहले टेस्टिंग तो क्या होती है कि स्टेटस वगैरह हम चेक करते हैं, ये कल भी देखे थे ना। जब भी एपीआई रन कर रहे हैं हम, तो मेरा जो स्टेटस है वो 200 की सीरीज आना चाहिए, 400 और 500 की सीरीज नहीं आना चाहिए। ये आ गया। दूसरा हम क्या चेक करते हैं, अगर मैंने कैटेगरी लगाया, क्वेरी पैरामीटर लगाया है, तो क्वेरी पैरामीटर के अकॉर्डिंग वही डेटा यहाँ मिलना चाहिए, दूसरा नहीं मिलना चाहिए, ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एपीआई टेस्ट करते हैं। तो इसके बारे में आएगा डिटेल में, अभी सिर्फ इतना समझो। अब एक क्वेरी पैरामीटर और बढ़ा देते हैं। तो और बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो, नया एपीआई बनाते हैं अभी, ऐड रिक्वेस्ट, सेम कॉपी करते हैं इधर, नया क्वेरी पैरामीटर लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके लिखना चालू कर दो, ये भी कर सकते हो, या फिर जो %% का सिंबल है यहाँ पे लगा के कंटिन्यू कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, कोई और लेते हैं, जैसे ये ऑथ है एपीआई की। तो यहाँ देखो ऑथ एम्प्टी है और यहाँ पे ऑथ क्या है, एपीआई की है। तो हम ये वाला एक डेटा ले सकते हैं कि जो ऑथ है वो क्या होना चाहिए, हमेशा एपीआई की होना चाहिए। अगर एम्प्टी रहेगी ऑथ तो वो डेटा हमें नहीं चाहिए। इसको रन करते हैं अभी। पहले वाला जो एपीआई था हमने सिर्फ एक क्वेरी लिया था, तो मुझे 15 रिजल्ट मिले थे। अभी कितने मिले, 14 मिले। इसका मतलब एक जगह पे ऑथ जो है ना वो एम्प्टी रहा होगा।
देखो ऑथ यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो हम क्वेरी इसलिए लगाते हैं ना कि फ़िल्टर करने के लिए, तो मुझे ऐसा डेटा चाहिए नहीं था जिसका ऑथ एम्प्टी रहे। तो यहाँ पे जितने भी ऑथ है वो सारे ही फिल्ड है, अब एक भी एम्प्टी नहीं मिलेगा यहाँ पे। डन हो गया। तो ऐसे हम चेक करते हैं क्वेरी पैरामीटर्स, समझ गया। तो ये 4 टाइप से आपकी एपीआई रिक्वेस्ट बनती है। सबसे पहला क्या था, डोमेन विथ रिसोर्स पाथ विथ मल्टीपल रिसोर्स पाथ। थर्ड, सिंगल क्वेरी पैरामीटर, मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर्स। सारी एपीआई हमने क्या देखा है, गेट एपीआई। अभी पोस्ट एपीआई भी आएगी, अभी सिर्फ गेट एपीआई, ठीक है। तो समझ गया, गेट एपीआई जब भी हम यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सर्वर से डेटा मांग रहे हैं। जब भी सर्वर से डेटा मांगोगे एपीआई में हमको क्या चाहिए, गेट मेथड होना ज़रूरी है। साथ में क्या होना चाहिए, एक रिसोर्स पाथ होना चाहिए, क्वेरी पैरामीटर भी होना चाहिए। क्वेरी पैरामीटर नहीं लगाते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, सारा का सारा डेटा लाके आपको दे देगा। मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो क्या लगा दो, क्वेरी पैरामीटर लगा दो।